गुड मॉर्निंग भैया बहनों। क्लास 11 फिजिक्स। अभी पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका हमने न्यूमेरिकल सहित आपको हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। अब पहले तो ये समझ लें कॉन्क्रुएंट फोर्सेस क्या है। अब यह है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। क्या है कि जब बहुत सारे फोर्स एक पॉइंट पर लगे हुए हों, किसी बॉडी के एक पॉइंट पर अगर एक्ट हो रहे हों तो इन फोर्सेस को कहते हैं कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। और इन कॉन्क्रुएंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। तो when the number of forces act on a body at the same point, the total forces यानी net on balance force is 0. Number of forces act on the same point of a body, then नेट अनबैलेंस फोर्स इज जीरो। यानी जो उसका अनबैलेंस फोर्स है अगर वो जीरो है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। इस केसेस में क्या होता है, ये द बॉडी विल कंटिन्यू इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही है कॉल्ड ऑफ कॉन्क्रुएंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। यानी अगर वो रेस्ट पोजीशन में है बॉडी, यानी सभी अगर एक ही पॉइंट पर कई फोर्सेस एक साथ अगर कई लगाकर खींच रहे हों तो अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो वो मोशन करेगी। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्रुएंट फोर्सेस। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स और इस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका क्योंकि डिफिनीशन है, डिफिनीशन हम आपको नोट्स में भेज देंगे। अब सपोज कर लीजिए थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्ट ऑन ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी। सपोज three forces F1, F2 and then F3। ये suppose that act on a point O। अगर ये पॉइंट O पर एक्ट हो रही है तीनों फोर्सेस, तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगी, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ, ये तो कॉन्क्रुएंट फोर्सेस है, ये F1 इधर की तरफ है, F2 है, ये है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर, देन law of parallelogram, इसका हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना। ये इसके पैरेलल, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, ये हमारा जो पैरेलल है, दो वेक्टर अगर इस तरह से एक्ट होते हैं तो ये जो हमारा डायरेक्शन है, यानी जो इसका डायगोनल होता है, रिजल्टेंट
of F1 and F2 is equal to F1 plus F2। ये F1 plus F2 हमारा ये वेक्टर है, ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स। तो अब if the F3 force act on the same point on the point O, ये भी हमारा पॉइंट O पर एक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अब ये F3 क्या है? F1 और F2 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2 हो गया। अब then the body is in equilibrium in its equilibrium। ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो यही चीज हमारा अब क्या हो जाएगा? सीधे सीधे इक्वल है। ये F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2। ये जब कंडीशन होगा इसका मतलब है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी पॉइंट O रेस्ट पोजीशन में रहेगा। मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा यही है कि जो टोटल फोर्सेस है, नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स, खिंचाव तीनों तरफ तो हो रहा है, लेकिन इसका नेट अनबैलेंस फोर्स क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। सपोज दैट अगर n फोर्सेस लगे हुए हों, n फोर्सेस एक्ट, तो इसी को n फोर्सेस में कर दीजिए। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन Fn इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब ये बहनों, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है? क्योंकि न्यूमेरिकल इसका न्यूमेरिकल फिगर के साथ मैक्सिमम होगा, और ऐसे न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे। इसकी आर्टिकल बड़े ही छोटी सी है, लेकिन न्यूमेरिकल इसका थोड़ा टेक्निकल मिलता है। तो ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रूप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। अभी हम फिगर बना रहे हैं इसका, आप सुन लीजिए, हम भेज देंगे आपको। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन is applied at the midpoint of the roof as shown in figure. What is the angle of roof make with vertical in equilibrium? Take G is equal to 10 ms minus 2, neglect the mass of roof. Example, ये सपोज ए सीलिंग, ये इतना फिगर आपको गिवन में मिलेगा।
ये है T1, ये 6 kg वेट यहाँ इस पर ऊपर है, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय द रूप, तो ये है 6 kg वेट, 2 मीटर है ये पूरा। तो ये इसका कोई भी अब आप यहाँ से नाम दे दीजिए, O, A, इधर है B, इधर कहीं पॉइंट दे दीजिए C। ये 50 न्यूटन का फोर्स, तो ये है, इसको मान लीजिए ये T3, ये इतना आपको गिवन है। अब जो आपको फाइंड करना है, मेक द एंगल विथ वर्टिकल। ये एंगल आपको फाइंड करनी है, ये मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। अब ये T2 फोर्स, अब क्योंकि ये हमारा जो है नीचे की तरफ है 6 kg, इधर खींचा हो रहा है सीलिंग की तरफ T1, और इसको मिड पॉइंट से खींचा जा रहा है, इसका मतलब 1 मीटर इधर भी है और 1 मीटर ये 2 मीटर ये है O पॉइंट से, OA और OB दोनों 1 मीटर हो गया है। हमें ये थीटा फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि ये जो T1 है ये रेजुलेट इनटू 2 कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा। तो जब ये थीटा होगा तो अब ये क्या हमारा हो जाएगा, अब ये जो हमारा कंपोनेंट है जो इसके बेस के साथ हो जाएगा, तो ये है T1 cos थीटा। यानी जिस तरह से हमने आपको वेक्टर में रेजुलेशन पढ़ाया है, तो जो एंगल अब ये थीटा है तो हमारा ये भी एंगल इसके साथ वर्टिकल में ये एंगल थीटा होगी, और इसके साथ अभी बेस हमको बताना है, तो ये बेस को हमेशा cos से, तो ये T1 cos थीटा। अब ये हमारा जो कि अब ये है, तो इसके साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, तो ये हमारा जो है ये वाला अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 sin थीटा। ओके, अब हमें पूरा दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये जो है लेट एंगल थीटा विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, वो वहां तक खींचने के बाद क्या है, इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ये हमारी एंगल थीटा बन रही है। तो अब ये रेजुलेट इनटू 2 कंपोनेंट, ये पूरा आप उसमें लिख लेंगे, T1 रेजुलेट इनटू 2 कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos थीटा, ये अब इसके साथ ये बना हुआ है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये T1 sin थीटा किसके साथ बैलेंस हो रहा है, T3 के साथ, और ये T1 cos थीटा किसके साथ बैलेंस हो रहा है, T2 के साथ, तभी तो ये बैलेंस पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। तो अब ये अब यहां सीधे सीधे केवल आप लिख दीजिएगा फ्रॉम फिगर, T1 sin थीटा इज इक्वल टू T3 मीन्स 50 न्यूटन, और
T1 cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए 6 kg वेट है, ये हमारा T2 के भी इक्वल है, चाहे तो आप यहाँ एक बार लिख लीजिए T2 6 kg वेट, इसमें पहले से गिवन है G इज इक्वल टू 10 ms-2। अगर नहीं भी दिया है तो भी आप अपने सिंप्लिसिटी के लिए 10 ही ले लीजिएगा। तो ये T1 cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, केजी वेट से हमको न्यूटन में बना देना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 60 न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन 2, डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ T1 कैंसिल हो जाएगा और साइन अपान कॉस, तो एक बार आप लिख लीजिए T1 साइन थीटा अपान T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50/60, ये कट जाएगा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। अब चूंकि इसको डिवाइड करके फिर इसका एंगल आपको टेबल में देखना होगा, लेकिन अगर आपको टेबल नहीं मिलता है आप ये डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ये फुल मार्क्स मिलते हैं इस पर। तो बस इतना ही आपको निकालना है, इसका मतलब कि जो भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम इसमें मिलते हैं वो आपके फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है कॉन्फ्लुएंट फोर्सेस का, ये खत्म होता है। आपको इस पर एक न्यूमेरिकल छोटा ही मैंने जैसा हमें समझाए हैं वैसा ही एक आपको होमवर्क मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शुरू होगा टॉपिक फ्रिक्शन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉज ऑफ मोशन में तो ये मैक्सिमम जो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट तो कट कर दिया गया है, लेकिन फ्रिक्शन जो इसी का लॉज ऑफ मोशन में ही ये जो सेकंड पार्ट इसका जो फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन जो है आपको पूरा डिटेल स्टडी करनी है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।